PTI की हुकूमत तारीख में सबसे करप्ट तरीन हुकूमत रहा। हम सड़कों पे निकलेंगे फिर घसीट के बाहर निकालें। फरजंद जरदारी करप्शन की बात कर रहा है, इसको मंतकी अंजाम तक जरूर लेके जाना है। अली जैदी जो मुल्जिमान हैं उनको ये फेवर देने के कोई चक्कर नहीं। उज़ैर बलोच अपने एतराफी बयान से मुकर गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास से। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज इमरान खान साहब को मईशत और जमहूरियत के लिए ख़तरा करार देते हुए उन्हें वजारत उज़्मा से हटाने के लिए तहरीक चलाने का इंदिया दे दिया है। और उनका यह कहना है कि वो कोरोना की परवाह किए बगैर बाहर निकलेंगे सड़कों पर। और साथ ही साथ नाज़रीन, आज उन्होंने हुकूमत पर करप्शन के काफ़ी संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। और साथ ही साथ आज उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पर कुछ ज़ाती हमले भी किए, जो कि माजी में पीपल्स पार्टी की क़यादत की तरफ से इस तरह का वतीरा नहीं रहा। लेकिन ये बड़ा हैरानकुन था कि आज उन्होंने ज़ाती हमले किए प्राइम मिनिस्टर पर, उनकी बहन पर। और साथ ही साथ नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि इस पर जो अपोजिशन, जो हुकूमत की तरफ से रद्द-ए-अमल आया वो बड़ा सख्त था। इस पर मुराद सईद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस पर अली जैदी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस पर शिबली फराज ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और तीनों ने ये कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी खुद करप्ट हैं, वो कैसे हुकूमत पे करप्शन का इल्ज़ाम लगा सकते हैं। और शिबली फराज ने यह भी कहा कि लगता है उनके पास कहने को और करने को कुछ और नहीं है, इसलिए वो इमरान खान पे करप्शन के इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जो कि मुमकिन नहीं है, जो अली जैदी साहब के करते और शिबली फराज साहब। और इसमें नाज़रीन, आज दूसरी तरफ अगर हम देखें तो उज़ैर बलोच के वाले से पिछले हफ्ते काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी सियासत में हलचल रही और इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन रही पूरे मुल्क के अंदर कि उज़ैर बलोच ने किस तरह से कत्ल करवाए लोग, किस तरह से वो भत्ते लेते रहा, किस तरह से पॉलिटिकल पैट्रोनेज रही पीपल्स पार्टी की क़यादत की तरफ से, जो अली जैदी साहब JT रिपोर्ट साहब ने लेकर आए। लेकिन इसमें आज जो एक 164 का बयान है जो बहुत ज़्यादा डिस्कस हुआ, जिसे असम्बली के अंदर भी डिस्कस किया मुराद सईद ने, आज उज़ैर बलोच उसी 164 के बयान से मुकर गया है। आज उज़ैर बलोच की पेशी थी एंटी टेररिज्म कोर्ट में अरशद पप्पू कत्ल केस में, कि जिसमें आज वो अदालत में पेश हुआ और उसने कहा कि मेरा तो 164 का कोई बयान रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, वो बिल्कुल सिरे से मुकर गया सारी सूरत हाल से। और नाज़रीन, कुछ तब्दीलियों की बात भी होगी कि एक मरतबा फिर से तब्दीलियों की बाज़गश्त जो है वो सुनने को मिल रही है, नज़र आ रही है। और अब की मरतबा फिर से पंजाब के अंदर उस्मान बुज़दार की तब्दीली के हवाले से चहमगोइयाँ फिर से शुरू हो गई हैं। क्या वाकई में ऐसा माहौल बन रहा है कि उस्मान बुज़दार साहब माइनस होने जा रहे हैं? और नाज़रीन, इसके अलावा हम आज यौम शुहदाए कश्मीर की भी बात करेंगे और खिराज अकीदत पेश करेंगे, खिराज तहसीन पेश करेंगे उन 22 कश्मीरियों को कि जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान करके श्रीनगर जेल के बाहर 1931 में एक तो उन्होंने आज़ान को मुकम्मल किया था और ये वो नुक्ता आगाज़ था कश्मीर की आज़ादी की तहरीक का, जो आज अपने उरूज पर पहुंचा हुआ है। और कश्मीर ने उस वक़्त जो डोगरा फ़ौज से, डोगरा की जो हुक्मरानी थी, उससे निजात पाने के लिए जो कश्मीरियों ने जद्दोजहद शुरू की थी, आज वो अपने नुक्ता अरूज पर पहुंची हुई है मकबूजा कश्मीर के अंदर जो इस वक्त तहरीक चल रही है। इसका भी जिक्र होगा आज के प्रोग्राम में। हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू हैं आलिया हमजा साहिबा, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रुकन कौमी असम्बली है। हमारे साथ मौजूद है माइज़ा अमीर साहिबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, और शर्मिला फारूकी साहिबा प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सबसे पहले बात कर लेते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी की, कि जिन्होंने आज बड़ी एग्रेसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने गवर्नमेंट पे करप्शन के संगीन इल्ज़ामात लगाए। वो इल्ज़ामात क्या थे, जरा सुन लें। PTI की हुकूमत पाकिस्तान की तारीख में सबसे करप्ट तरीन हुकूमत रहा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट, ऑडिटर जनरल का अपना रिपोर्ट, अलीम खान का मनी ट्रेल कहाँ है, सूबे महाज की वजीर पे करप्शन के इल्जाम, पोलियो में करप्शन, हज में करप्शन, PIA को बिठा दिया है, जाली डिग्री रखने वाले वजीर, पूरा पंजाब जादू और करप्शन से चल रहा है। फॉरेन फंडिंग केस में करप्शन, शुगर पे करप्शन, आटा पे करप्शन, तेल पे करप्शन, हर पाकिस्तानी का जेब पे डाका। मीडिया चुप, नैब चुप, कोई सो मोटो नहीं। जो सिलेक्टर्स है उनको भी जवाब देना पड़ेगा। BRT जिससे खान का किचन चलता है, अली जैदी उनका वजीर का फ्रंटमैन कॉन्ट्रैक्टर है, आज तक करप्शन कर रहे हैं कानूनी तहफ़्फ़ुज़ के साथ। हम तो मुतालबा करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान स्टे ऑर्डर हटाओ। ये बड़े संगीन इल्ज़ामात है। पूरी चार्जशीट आलिया हमजा मलिक साहबा जो कि आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने पेश की है, वो उन्होंने पूरे इंस्टेंसेस गिनवाए हैं कि कहाँ कहाँ करप्शन कर रही है आपकी गवर्नमेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि अगेन बिलावल जरदारी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुनी और मुझे नहायत अफसोस है कि ये लोग शायद इनको जो इनके कान में आकर जो भी कुछ कहते हैं ये वही आकर टीवी पर बोलना शुरू कर देते हैं। ये कह रहे हैं करप्शन, तो मैं आपको बता दूं 15 खरब 67 अरब की करप्शन थी जो खान साहब की हुकूमत यानी हमारी हुकूमत 270 अरब तक ले आई है, यानी 98% करप्शन में कमी हुई है। जिस ऑडिटर जनरल की ये रिपोर्ट पढ़ रहे थे, शायद अगर ये कंपैरिजन मैं बता रही हूं ना, इरेगुलरिटीज होती हैं, देखें वो एग्जैक्टली इरेगुलरिटीज होती हैं, बट जिन्हें अपोजिशन करप्शन कह रही है वो भी गलत है, आप कह रहे हैं करप्शन वो भी गलत है। सर बट ही वाज रेफरिंग टू दैट ऑडिटर जनरल रिपोर्ट, तो वो मतलब मुझे अफसोस ये हो रहा है कि उन्होंने कंपैरिजन ही नहीं किया। 98% जिसे इरेगुलरिटीज कह ले, करप्शन कह ले, वो कम हुई, लेकिन इन्हें ये लग रहा है कि ऐसा नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा कि जी जो हमारे फ्रंट लाइनर्स हैं ऑलरेडी उनके लिए पैकेज फेडरल गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट अनाउंस कर चुकी थी, एसएमईज के लिए पैकेज फेडरल गवर्नमेंट ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी थी। इसके अलावा ये जो बार बार ये बात करते हैं, मुझे तो इनकी ये समझ में नहीं आती है। दिस वाज द ओनली प्रोविंस जहां पर डॉक्टर्स और फ्रंट लाइनर्स की 10% तनख्वाहें कम की गई थी, और हमारे इधर अगर मैं पंजाब की बात करूं तो बोनसेस तक दिए गए। तो मुझे इनकी ये समझ में नहीं आती है कि मतलब ये एक तो जब ये आकर बात करते हैं कोई ना कोई ऐसी बात करते हैं जिसका कोई सर पैर नहीं होता। मतलब हमेशा मैं ये कहती हूँ कि जब शीरी रहमान साहिबा इनका कंटेंट लिखती हैं तो उसको वेरीफाई जरूर कर लिया करें, ये ना क्या करें कि कान में किसी ने फूंका लिखकर कुछ दिया। आटे की बात कर रहे हैं, चीनी की बात कर रहे हैं, पेट्रोल की बात कर रहे हैं, बीआरटी की बात कर रहे हैं, ये चीजें एग्जिस्ट तो करती है ना। सर देखिए मेरी एक बात सुने, करप्शन पे मैंने सर मैं बता देती हूँ, करप्शन पे मैंने आपको उनको बता दिया, उन्होंने जो पैकेजेस अनाउंस किए मैंने उस पे आपको उनका बता दिया। और किसी चीज पर ये बताए ना, आटे का, चीनी का, पेट्रोल का, बीआरटी का, ये जो करप्शन की वो बात कर रहे हैं। सर मुझे एक बात बता दें, मैं अगेन हम किसी चीज के पीछे भी नहीं छुप रहे, हमें तो ये पता है 14 जो मिलें थी, शुगर मिलें थी, उन पर कब्जा किसने कराया था? इनके अब्बा हजूर ने कराया था। मतलब शुगर मिल्स के अंदर ओमनी ग्रुप को सब्सिडी, सर एक सेकंड, 164 के बयान से ज़हर ब्लो सर वो 164 के बयान मैं वो भी बता देती हूँ, वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आती कि हम उस पे हम बात करेंगे आगे चलकर। सर नहीं, लेकिन मैं उस पे भी क्लियर करना चाहती हूँ, मैं पहले इसी पर क्लियर कर दूं। ओमनी ग्रुप को सब्सिडी किसने दी थी? 14 शुगर मिलों पर कब्जे किसने कराए थे? पहली हुकूमत, पहला हुक्मरान जिसने ना सिर्फ नोटिस लिया बल्कि उसके बाद प्रॉपर उसने एक्शन मैट्रिक्स बनाया। उसने कहा कि मैंने ये सजा देनी है, इरेगुलरिटीज टॉप टिल बॉटम, आपका एससीसीपी, कंपटीशन कमीशन, एफबीआर तक रॉट हो चुका था। उन्होंने जो भी कहा, उन्होंने कहा कि मैं जाती इंफॉर्मेशन आप तक शेयर करने जा रहा हूं। चीनी जो है वो आज भी 85 रुपए 90 रुपए की फरोख्त हो रही है। क्या फायदा आपके एक्शन लेने का? और मेरी इत्तलात के मुताबिक शहजाद अकबर साहब जो हैं वो शुगर मिल एसोसिएशन के नुमाइंदों से मिलते हैं और वो उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदारा चीनी कम कर दें, रेट इसका कम कर दें। मैं बड़ी अब तो ये मिनटों समाजों पे आ गए। मैं बता देती हूँ 2010 115 रुपए की चीनी क्या था? पीएमएलएन पीपल्स पार्टी को कहती थी और पीपल्स पार्टी पीएमएलएन पर लगाती थी। मेरी बात सुन लें, उसके बाद 2016 2017 85 90 110 115 रुपीज, कोई एक्शन, कोई कमीशन, कोई रिपोर्ट किसी किस्म का भी वो किया गया। अगेन ये क्रेडिट सिर्फ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को क्या फायदा? जब आवाम को चीनी फिर भी 85-90 की मिल रही है तो फायदा क्या? ऐसे एक्शन का फायदा क्या? मेरी एक बात सुने, वो वाहिद तब 115 पे 2010 में बिक रही थी, 2016 के अंदर। अगेन आपके पास, आप लोग तो सारी रिपोर्ट देखते हैं, 55 रुपए फी किलो के हिसाब से जब आपकी गवर्नमेंट आई है उस वक्त चीनी का रेट था 55 रुपए। सर 2016 की रिपोर्ट से रमजान बाजारों के अंदर 90 रुपीस की चीनी मिलती थी। आप आज कर देख लें 80-85, और वो भी हम तो ये कह रहे हैं कि हम तो और भी सस्ती करेंगे ये सारी चीजें, बट हर चीज को एक टाइम लगता है। और मेरे ख्याल में तो इसका क्रेडिट तो आपको बिल्कुल देना चाहिए कि जहां 115 की रिपोर्ट लेके आने में बिल्कुल क्रेडिट है, लेकिन रिपोर्ट आने के बाद अगर चीनी सस्ती भी होती तो फिर आपको रियल क्रेडिट मिलता। 210 में 115 रुपए की नहीं थी, 216 में 115 की नहीं थी, और क्या कहते थे एक्सपोर्ट होने की वजह से हुई है। तो आपने तो 55 की ली थी। बहरहाल चले, मैं दोबारा इस तरफ आता हूं। आप कह रहे हैं कि करप्शन बिल्कुल नहीं है। सर मेरी रिपोर्ट जो रिपोर्ट वो रेफर करें, उस रिपोर्ट से मैं बता रही हूं कि 98% करप्शन कम हो गई है। ठीक है माइजा मीर साहिबा, ये जो बात करप्शन की जा रही है वो तो गवर्नमेंट बिल्कुल डिनाई कर रही है, कहीं पे भी करप्शन नहीं है। वो कह रहे हैं कि कोई करप्शन नहीं। आप कैसे इस तरह की बातें कर रहे हैं? अपोजिशन के पास लगता है एजेंडा ही खत्म हो गया, कोई बात करने का कोई और इशू ही नहीं है कि आपने इमरान खान पे करप्शन के इल्जाम लगाने शुरू कर दिए। हमारा बात साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बात यह है
कि मैं पहले भी, आपको पता है 2 साल से यही काम कर रहे हैं कि जब भी कोई इनसे सवाल पूछा जाता है तो ये पिछले 10 साल गिनवा देते हैं। तो अब इस बात पे कि जी आप करप्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो ये कहते हैं जी पिछले 10 साल पे कितनी करप्शन हुई। तो आप ये चाह रहे हैं कि हम बार बार यही डिस्कस करें कि पिछले 10 साल में क्या हुआ है, ना कि हम ये डिस्कस करें कि नए पाकिस्तान में जहां वादे किए हुए थे ट्रांसपेरेंसी के और शफाफियत के, वो सारे झूठे थे। ये कह देना इंस्टेड ऑफ ये कहने के कि जी पिछली हुकूमतें करप्ट थी। हमने सुन लिया, बार बार बहुत देर से सुन रहे हैं, कितनी दफ़ा सुनेंगे। अब बात ये है कि अगर BRT का जो ठेका है वो अब यहाँ पे दिया गया है इस्लामाबाद में, तो इसका क्या मतलब है? BRT की करप्शन आपके सामने है। अब उसका जवाब अगर आलिया हमजा साहिबा मेरे लिए बहुत जो है मुहज़्ज़ब हैं, अगर वो ये देंगे जी पिछली हुकूमतों ने करप्शन की थी, तो ये तो जवाब तो नहीं हुआ। ये तो इसलिए तो लोगों ने इनको वोट नहीं दिए थे। अगर इनसे पूछा जाए कि चीनी की कीमतें आप शुगर मिल ओनर्स, यूटिलिटी स्टोर से शुगर मिल ओनर्स अभी भी उसी कीमत पे ले रहे हैं शुगर कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद, तो और जो आम मार्केट में है वो चीनी सस्ती मिल रही है, आप जो है यूटिलिटी स्टोर्स पे जो से महंगी ले रहे हैं, यूटिलिटी स्टोर से चीनी ये फैक्ट्रियों से महंगी चीनी ले रहे हैं, आप प्रॉफिट किसको दे रहे हैं? माफिया को दे रहे हैं। तो आलिया हमजा साहिबा कह देंगी कि पिछली हुकूमत ने करप्शन की थी। अगर आपको कह दें कि लोड शेडिंग हो रही है पाकिस्तान में पूरे ओवरऑल, तो आप कहेंगे जी कि पिछली हुकूमत ने की थी। अगर आपको कहा जाए कि जी गवादर पोर्ट जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने बनाया था, तो वो कहेंगे नहीं वो तो इमरान खान साहब ने इनॉग्रेट किया था, तो वो तो उन्होंने इनिशिएट किया था। जो है कड़वा जो है वो थू है और मीठा जो है। तो माइजा मीर साहब क्या अमर माने है, क्या चीज आपको रोके रखी हुई है कि आप लोग उठाएं ये सारे सबूत करप्शन के और जाएं जाके नैब में जमा करवाएं, किसी अदालत में लेके जाएं कि भाई ये करप्ट हैं, जान छुड़ाएं? सिर्फ करप्शन क्या कहने से तो फायदा नहीं होगा। आलिया हमजा साहिबा की कुलीग हैं, उन्होंने एक देखिए नैब जो है आलिया हमजा साहिबा की कुलीग हैं, उन्होंने ही पिछले दिनों टीवी पे ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब के केसेस ही जो है वो डिस्कस करते रहते हैं। अभी कोरोना वायरस के दिन चल रहे हैं, लोगों की जानें मुश्किल में है, बल्कि ख़तरनाक हद तक जो है वो हालात ख़राब हो गए हैं, लोगों की माशी सूरत हाल ख़राब है। और आप क्या डिस्कस कर रहे हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब के नैब के केसेस? तो आप मुझे बताएं कि नैब के पास हम कैसे जाएं जब नैब जो सा एकतरफा कार्रवाइयाँ कर रही है। नैब तो उन लोगों को बुला रही है अपोजिशन के जो लोग बोलते हैं, जो करप्शन के खिलाफ खड़े होते हैं। नैब ने किसको नहीं बुलाया जो करप्शन के खिलाफ बोला है? नैब ने शहबाज शरीफ को नहीं बुलाया, नैब ने हमजा शहबाज शरीफ को नहीं बुलाया, नैब ने राना सनाउल्लाह को नहीं बुलाया, नैब ने क्यानी वाले मामले पे तहकीकाती टीम बन गई है, जफर मिर्जा साहब वाला मामला सुना जा रहा है। इसके अलावा वजीर मजहबी अमूर जो है नूरुल्लाह कादरी साहब के खिलाफ केस सुना जा रहा है। अलीम खान जेल में रह के आ चुके हैं, सिफ्तैन खान अंदर रह के आ चुके हैं। सिंध की इनकी जो क़यादत है वहाँ पे उनसे पूछा जा रहा है, और फिर हलीम आदिल शेख से भी तहकीकात हो रही है। तो किससे और होनी चाहिए? पूछा नहीं जा रहा। समर हमारे तो जो लोग सारे ऑपोजिशन के, आपको भी पता है कि आप कंपैरिजन कर लें BRT का या मालम जब्बा का या शुगर कमीशन की रिपोर्ट है, शुगर कमीशन पे आ जाते हैं ना, शुगर कमीशन की जो रिपोर्ट है उसके ऊपर किसको सजा हुई है आप इनसे पूछ लें। अब ये ना कहें ना आलिया हमजा की पिछली हुकूमतों ने सजा दी थी कि नहीं दी थी, अब ये जवाब दें कि क्या जो लोगों के नाम आए थे उनको सजा मिली, क्या शुगर की कीमतें कम हुई? हम तो ये सवाल पूछ रहे हैं और इसका जवाब मांग रहे हैं। ठीक है शर्मिला फारूकी साहिबा, ये कह देना कि आप करप्ट हैं, आप चोर हैं, मेरे ख्याल से इससे फिर आप पे लगने वाले इल्जामात जो हैं वो भी धूल बैठने वाली नहीं है। आज भी 3 वज़रा की तरफ से आपको सख्त जवाब दिया गया है। वो जवाब क्या था जरा ये भी सुन लें। फरजंद जरदारी करप्शन की बात कर रहा है। कराची के हर शहरी को पता है कि कत्ल होते रहे, बदतखूरी होती रही, कमीशन होता रहा, लोगों की लाशें गिरती रही, आपने घरों से लोगों को निकाला। ये कराची का हर बंदा जानता है, ये सिंध का हर बंदा जानता है। तो इसको मंतकी अंजाम तक जरूर लेके जाना है। आप इस तरह चुप नहीं सकते। वो तो कह रहे हैं आप छुप नहीं सकते, ये इल्जामात लगा के आपके जो मामलात हैं उन्हें मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। वो कह रहे हैं असल करप्ट तो आप हैं, आप हमें कैसे करप्ट कह सकते हैं? शुक्रिया समर साहब। देखिए बड़ी बातें हुई यहाँ पर करप्शन की, पिछले 10 सालों में क्या हुआ, PMLN के टाइम पे क्या हुआ, पीपल्स पार्टी के दौर में क्या हुआ, कराची का बड़ा गम है इनको, बड़ा दुख है कि कराची के साथ क्या हो रहा है।
में सिर्फ 3 जो प्रोजेक्ट वफाक बना रहा है, सिर्फ 3 प्रोजेक्ट, और वो वफाक खुद इसको एग्जीक्यूट कर रहा है, ये पीटीआई की गवर्नमेंट। उन्होंने बनाए कराची इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड अथॉरिटी, जिसके तहत वो पिछले 2 साल से कराची में 3 बड़े प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अब मैं बता देती हूँ करप्शन की इंतहा क्या है। मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बता रही हूँ, मैं आए बाएं शाइन नहीं करने वाली आलिया साहिबा की तरह। ग्रीन लाइन स्कीम, टोटल लागत है 24.6 बिलियन, ठीक है। जून 2019 में इन्होंने यूटिलाइजेशन किताबों में दिखाई है 21.2 बिलियन, और जून 2020 अभी जो गुजरा है 1 महीना पहले, इन्होंने यूटिलाइजेशन कागजों पे दिखाई है 19.5 बिलियन। आप समर साहब कराची में मेरे साथ चलें उस साइड पे, आपको वहां पर एक पटरी नजर नहीं आएगी। सही। दूसरा प्रोजेक्ट मंगो पीर रोड, कुल लागत 2.4 बिलियन, यूटिलाइजेशन कागजों में 1.2 बिलियन, मतलब 50% खत्म। आपको कुछ ऑन ग्राउंड नजर नहीं आएगा। तीसरा बड़ा प्रोजेक्ट केएमसी की फायर फाइटिंग सिस्टम स्कीम, टोटल लागत 1.8 बिलियन, यूटिलाइजेशन 1.2 बिलियन, एक पैया भी हमें नहीं मिला। ये वफाक खुद कर रही है अपनी डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने। ये सिंध हुकूमत को कोई तो ये लेके जाए ना नैब में ये सारे मामलात, ये नैब में जा रहे हैं, लेकिन मसला क्या है कि नैब कॉग्निजेंस नहीं लेती, क्योंकि नैब जो है ना वो इनके हाथों की बांधी है। मसला ये है, लेकिन ये हकीकत है। तो जाएं आप फिर गवर्नमेंट को भी एक्सपोज करें, नैब को भी एक्सपोज करें कि ये चीजें हम लेके गए थे, इस पे कुछ एक्शन नहीं हुआ। हम पार्लियामेंट पे भी करते हैं, मैं आपके प्रोग्राम में भी कर रही हूँ। मुझे आप एक बात बताइए, ये करप्शन नहीं तो क्या है? कागजों में आपने 70-80% यूटिलाइजेशन दिखा दी अरबों रुपए की, ठीक है। अच्छा चलें, अब आ जाते हैं कि आपने इस मुल्क के लिए क्या किया। हम तो चलो पुराने गंदे पाकिस्तान से हमने तो कुछ नहीं किया, हम तो लूट के खा गए, हमने तो अवाम को कुछ नहीं दिया। मुझे आप एक बात बताइए, पिछले 2 सालों में 2018 में जब ये आए थे तो इस मुल्क की रेवेन्यू कलेक्शन थी $26 बिलियन। 2 सालों में वो गिर के $24 बिलियन के ऊपर आ गई, ठीक है। 30% कमी आई है। उसके बाद आप आ जाइए, आपने जो कर्जे लिए इस मुल्क में, आप शुरू हुए थे गर्दशी कर्जे 1200 अरब रुपए हम छोड़ के गए थे, आपने इसको सिर्फ 2 सालों में 2000 अरब के ऊपर आप ले गए। बड़ी चीजें हैं। चलिए, ये तो मिस मैनेजमेंट हो सकती है, मिस गवर्नेंस हो सकती है, ये पॉलिसीज की नाकामी हो सकती है। जो करप्शन की बहस है, तो जरा उस पे रहा जाए। अच्छा एक सेकंड, ये सारे फिगर्स जो मैं आपको दे रही हूँ ना, ये इनकी बजट बुक्स में से दे रही हूँ, ये हमने नहीं बनाई, इन्होंने छापी हैं। अच्छा, ये सिर्फ इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट पढ़ लें, ये पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट पढ़ लें, और ये स्टेट बैंक की रिपोर्ट पढ़ लें जो इनकी हुकूमत की छापी हुई है। इनको पता चल जाएगा। करप्ट मुझे समझ नहीं आई शर्मिला फारूकी साहिबा, करप्ट आप इन्हें कह रहे हैं, चोर आप इन्हें कह रहे हैं, लेकिन फ्रस्ट्रेटेड खुद नजर आ रहे हैं, गुस्से में खुद नजर आ रहे हैं। जरा आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो अपना टेम्पर लूज कर गए, उन्होंने किस तरह के जाती हमले भी शुरू किए आज, जरा ये देखें, सुन ले जरा। खान का वालिद करप्शन की वजह से हटाया गया। अलीमा खान आप भूल गए हो? सिलाई मशीन से न्यूयॉर्क में अमीराते खड़े हो रहे हैं, आज तक का है मनी ट्रेल कहीं नहीं। इन दोनों में से कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है, ना कोई पॉलिटिक्स में है। आप तो ये तो आपकी सियासत का वतीरा नहीं था, ये क्या हो गया है? क्यों इतना ज्यादा गुस्से में आ गए कि जाती हमले शुरू कर दिए? जब आप नए पाकिस्तान की, इंसाफ वाले पाकिस्तान की बात करेंगे तो आप फिर बरियो जिम्मा नहीं हो सकते। आपके तमाम घर वाले इसमें आएंगे, उनसे पूछकुछ होगी। ये तो नहीं हो सकता कि इमरान खान साहब की बहन अगर कोई ऐसी काम करें तो उनसे पूछकुछ ना हो, या उनके करीबी दोस्त हैं जहांगीर तरीन, वो चीनी के अंदर लूट मार मचाएं तो उनसे पूछकुछ ना हो। ये तो नहीं हो सकता ना, पूछेंगे तो सही। आरिफ नकवी साहब जिन्होंने आपका 67% आपने आपके इलेक्शन, आरिफ नकवी वाला पूछे, जेकेटी वाला पूछे, बाकी पूछे, लेकिन वालिद का पूछेंगे नहीं। बाकी चीजें उठाना मेरे ख्याल से मेरी बात और ये कहना पंजाब जादू पे चल रहा है, मेरे ख्याल से ये नामुनासिब चीजें हैं। आप इश्यूज पे बात करें ना। जब ये बैठते हैं तो क्या कहते हैं? बिलावल जरदारी, बिलावल फलां, बिलावल जरदारी, बिलावल जरदारी तो नहीं है वो जरदारी क्या? जिस तंजिया बिलावल जरदारी है जी, करते हैं इनके लिए तो जिस तंजिया लबो लहजे में बात करते हैं और जिस तरह एड्रेस करते हैं, इनको शायद जवाब ही ऐसे जवाब दे दो इनकी बात का। बड़ी लंबी बात हो गई, मैंने कंप्लीट नहीं किया, आप बिल्कुल जवाब। अब आपने तहरीक इंसाफ को तहरीक इंसाफ के ही लबो लहजे में जवाब देना है।
अपनी जो एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी थी उससे अब आपने नहीं उसकी परवाह करी? हमारी अल्हम्दुलिल्लाह जो पॉलिटिकल आइडेंटिटी है ना, वो सबको मालूम है और उनको ये भी मालूम है कि हम किस तरीके से अपने आप को कंडक्ट करते हैं। हमारे कारकुनान को भी मालूम है कि हमने कितनी कुर्बानियां दी हैं, कहाँ कहाँ दी हैं, किस तरीके से दी हैं। जमहूरियत को यहाँ तक पहुंचाने के लिए किसने खून बहाया है? इन्होंने तो नहीं बहाया, ये तो एक आवाम के पोलिंग एजेंट बने हुए थे। लेकिन ये तारीख का हिस्सा है। ठीक है। अच्छा, ये जो आपने बता देती हूँ, जो एलिगेशंस लगा दिए ना, मैं पॉइंट टू पॉइंट जवाब दे दूं इनको, जरा मुझे जवाब दे। लेकिन ये सवाल एक मेरी तरफ से भी ऐड कर लें, जो आज बिलावल साहब ने बात की अबराज ग्रुप वाला, ये बड़ा सीरियस सवाल है। ये जो करप्शन की बात हो रही है उसमें ये मामला बड़ा सीरियस है। जरा सुन लें बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस पे आज क्या बात की थी। इमरान खान का एटीएम अबराज ग्रुप बीवी के किताब में लिखा है कि ये फंड करता था। जब ब्रिटेन में, यूके में पकड़ा गया, फोन कॉल किसको कर रहा था? इमरान को और आरिफ अलवी को। के इलेक्टेड का जो करप्शन है, आज तक रियासत पाकिस्तान एटीएम इमरान खान अबराज ग्रुप को फैसिलिटेट कर रहा है। ये रिपोर्ट दबाया गया है, इस पे कोई एक्शन नहीं लिया गया है। ये इन इल्जामात से तो आप पैरोतही नहीं कर सकते। ये क्या कि ये पिछली हुकूमतें इस पे जिम्मेदार थी, ये तो आप ही है ना। मैं सब सवालों का जवाब दे देती हूँ। बड़ा मुझे मजा आ रहा है कि जब ये लोग जो है मतलब भत्ताखोरी, चाइना कटिंग, कत्ल, लियारी, और ये साहिबा तो बैठी होती थी और इनके अपने फादर जो हैं उनको पकड़ा गया था पाकिस्तान स्टील मिल को वो करने में, खुद भी माशाल्लाह से उनको अकम्पनी करती रही हैं वहाँ पर। मुझे बड़ी हैरत हो रही है कि ये कैसी बातें करते हैं। ग्रीन लाइन की ये बात करी थी। मुझे जरा ये बता दें, K4 का मंसूबा कितने अरब से कितने अरब पर चला गया और कितना काम हो गया? S3 का मंसूबा कहां से कहां चला गया? 12 साल। सर एक सेकेंड, बड़े आराम से 12 साल से इनकी हुकूमत थी, 12 साल से इनकी हुकूमत थी ना। K4 का मंसूबा बता दें, S3 का मंसूबा बता दें। वाटर टैंक से लेकर कौन सा माफिया कराची के अंदर काम नहीं करा? ट्रिप 1112 की सर्विस, मतलब KP के बिलोचिस्तान में है। अभी बिल्डिंग गिरी थी ना यहाँ पर, तो इनके पास अभी तक 1112 की नहीं, ईदी वाले इन लोगों को एम्बुलेंसेस देते हैं। ये इनके हालात हैं। फिर आप आ जाए, यहाँ पे बताई थी रेवेन्यू की 77% इनके बजट का वफाक पे करता है। पिछले 2 सालों से ये जो बीबी हमें सुना रही है ना कि टैक्स रेवेन्यू कम हो गया, इनसे पूछे 2 सालों से इनके टैक्स रेवेन्यू का तो टैक्स अदब पूरा है। सर टैक्स रेवेन्यू सिर्फ 22% ये लोग वफाक के बजट में डालते हैं। रिमेनिंग साल नहीं, मैं बात कुछ और कर रही हूँ। आपने इनका बजट, मतलब इनका एक रेवेन्यू टारगेट होता है, ये अपने रेवेन्यू टारगेट को पिछले 2 सालों से मीट नहीं कर पा रहे। जो ये हमें जो 12 साल से हुकूमत करते हैं, हमारी 2 साल की हुकूमत है 17%। सर मैं जो बात कर रही हूँ, इनसे पूछे सिंध के बजट के अंदर टैक्स रेवेन्यू पिछले 2 सालों में ये मीट कर पाए? नहीं मीट कर पाए। 77% इनके बजट का फेडरल गवर्नमेंट देती है। दूसरी बात, डेवलपमेंट के ऊपर ये हमसे बात करते हैं ना, 88% नॉन डेवलपमेंट पर इनका बजट खर्च होता है। यानी वो या ओमनी ग्रुप पर जाता है या अद्दी फरियाल की जेब में जाता है, या वो एक सेकेंड सर बिलावल के उसमें जाता है। 12% सिर्फ ये डेवलपमेंट पे खर्च करते हैं। इनका जो सिंध का डेवलपमेंट बजट है उसमें हेल्थ का हिस्सा 4.2, आपके एजुकेशन का हिस्सा 7%, सोशल प्रोटेक्शन का हिस्सा 1%। मुझे अपनी बात बिल्कुल क्लियर करने का हक है, इसलिए कि हमारी हुकूमत है। टैक्स रेवेन्यू इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान पहली दफा आपके टैक्स फाइलर इंक्रीज हुए, आपका टैक्स रेवेन्यू जीडीपी रेशियो तो आपकी इंक्रीज नहीं हुई। सर टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज हुआ। सर टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज हुआ। मैं बार-बार बता रही हूं, आपके टैक्स फाइलर्स इंक्रीज हुए। टैक्स टू जीडीपी रेशियो आपकी नहीं बढ़ी है। सर देखिए, मेरी बात सुने, मुझसे जो सवाल किया मैंने उसका दिया। अब आ जाए आप हमसे जो कह रहे हैं ना, नैब, हम नैब के होने वाले कोई नहीं है। नैब बनाने वाला कोई और, नैब में बुलाने वाले कोई और, हमारा चपड़ासी भी भर्ती नहीं है। 10 भैंसे बेचकर जिनके घरों के जो के दूध बेचकर जिनके घरों के चलते हैं ना, वो माइजा बीबी बेहतर बता सकती हैं कि अबराज वाले का जवाब दे दे। मैंने नहीं सर, अबराज वाले का जवाब मैं बिल्कुल दे देती हूँ। शायद न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी शर्मिला बीबी भूल गई हैं कि जिनकी हुकूमत के साथ आज ये ऑपोजिशन मुकमुका करके बैठी है, वही के इलेक्ट्रिक में अबराज के साथ पार्टनर थे। और ये न्यूयॉर्क
टाइम्स की स्टोरी है, अगर कहती हैं तो मैं आपको भी भिजवा देती हूँ और इनको भी भिजवा देती हूँ। आपके स्पॉन्सर नहीं थे खान साहब के? देखिए मेरी एक बात सुने, मुझे सिर्फ इतना बता दें कि इलेक्ट्रिक में शेयर नवाज शरीफ साहब का था, न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी है, और आज उन्हीं के साथ ये बाहें डाल के ये ऑपोजिशन जो है ना, मेरी बारी तेरी बारी का खेल कर रहे हैं। वो ऑफर की थी, उसे एक्सेप्ट नहीं किया सर। ऑफर क्या, उसके अंदर आप न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी देख लें, एब्रॉज ग्रुप ने उनको ऑफर नहीं की थी, खान साहब का कौन सा उनके साथ निकल आया है। और जहां तक मुझे ये बता दे, लेने वाले कौन, पीएसएम के अंदर कौन पकड़ा गया, पीएसएम के ऊपर किसका चला, मैं तो ये भी सवाल पूछना चाहूंगी। और ये क्यों इनके जो थे फादर वो गए थे जेल में, वो क्या स्टोरी थी? अब ये जो डिस्कशन है नाजरीन, ये करप्शन से निकल के कहीं आगे पहुंच गई है। और अब मामला ये है कि अब तो बिलावल साहब आज इतना आगे निकल गए थे, वो कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर को फिर आज ये दूसरी मरतबा उन्होंने कहा कि घसीट के पीएम हाउस से बाहर निकालेंगे, चाहे सड़कों पर ही क्यों निकलना पड़े, वो कोरोना की परवाह भी नहीं करेंगे। वो क्या बात थी, जरा सुन लें। अगर ये हमें मजबूर करते, मेरे सामने कोई और ऑप्शन ही नहीं रहेगा। कोरोना हो ना हो, हम सड़कों पे निकलेंगे, यहां से लेके इस्लामाबाद तक पहुंचेंगे और उसके घसीट के बाहर निकालेंगे। अब तो सड़कों पे निकलने की बात कर रहे हैं, घसीट के बाहर निकालने की बात करें। ये लफ्ज़ घसीटने पे भी मैं बात करूंगा शर्मिला साहिबा से, लेकिन मायजा मीर साहिबा, ये जो सड़कों पे निकलने की बात है, प्राइम मिनिस्टर को बाहर निकालने की बात है, इस पे तो रिपोर्ट यही है कि पीएमएलएन जो है वो एग्रीड नहीं है। इमरान खान साहब से ज़्यादा उनके जो तहफ़्फ़ुज़ जो है उन्हें पीएमएलएन प्रोवाइड कर रही है, उनके इस टेन्योर को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। बिलावल साहब का पीपल्स पार्टी का भी यही मामला है कि नून लीग इस मामले में सपोर्ट नहीं कर रही है। वो मौलाना के साथ भी मिले हैं, लेकिन पीएमएलएन की सपोर्ट हासिल नहीं है। वो बड़ा गिला कर रहे हैं इस चीज़ का। देखिए समर, पहली तो बात यह है कि अभी भी आलिया हमजा साहिबा इल्ज़ाम लगा रही हैं, इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगा रही हैं। हम ये पूछ रहे हैं, हमने सवाल किए हैं कि शुगर कमीशन की जो रिपोर्ट है उसके ऊपर किसको सज़ा मिली है, तो उसका हमें जवाब नहीं, खातिर खा नहीं मिल रहा। इंस्टेड हमें फिर ये सुनाया जा रहा है कि पिछली हुकूमतों ने क्या जो है वो एक्शन लिया है। अगर इनसे पूछा जाए साहिवाल का नोटिस लिया तो उसमें जो है वो, अगर उन्होंने नोटिस लिया तो कातिल उनके छूट गए। अगर डॉलर का पूछा जाए तो वो आसमान पे चला गया है। महंगाई का नोटिस लिया तो अरूज पे चली गई। अद्वियात का नोटिस लिया तो दवाइयाँ महंगी हो गई। आटा गंदम का नोटिस लिया तो आटा भी महंगा हो गया। चीनी का नोटिस लिया तो चीनी 85 रुपीज़ पर किलो होगी। पेट्रोल का नोटिस लिया, वो आसमान को छू रहा है। अब लोड शेडिंग का नोटिस लिया है तो अल्लाह खैर करे। सो बात ये है कि हम बार बार ये कह रहे हैं, बार बार ये स्ट्रेस कर रहे हैं आलिया हमजा साहिबा से कि आप हमें सिर्फ ये बता दें कि ये जो नोटिस ले रहे हैं आप लोग और उसका क्रेडिट भी ले रहे हैं, उसमें सजाएं किसको हो रही हैं। अगर अब आप समर अब्बास साहब, आपने हमें करप्शन के टॉपिक पे बुलाया था ना, तो करप्शन में अकाउंटेबिलिटी भी आती है, तो इन्होंने किसको अकाउंटेबल ठहराया अब तक हमें ये बता दें। दूसरा मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अभी इन्होंने रिसेंटली मुलाजमीन की जो अभी हमें सुनने में आ रहा है कि मुद्दत मुलाजमत भी कम कर रहे हैं और उनको इंक्रीमेंट भी अगले साल नहीं मिलेगा और उनको जो है वो भी नहीं मिलेगा, इनको पेंशन भी नहीं नजर आ रहा है तो कि पिछले साल केपीके के अंदर 63 करने की बात हो रही थी, अब जहां 55 की बात हो रही है। एक ही गवर्नमेंट के नीचे दो पॉलिसीज मुतजाद बिल्कुल कैसे हो सकती हैं, ये बिल्कुल समझ से बाहर है। जी आप मुकम्मल कीजिएगा। एग्जैक्टली। तीसरा मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मैं आलिया हमजा साहिबा से पूछना चाह रही हूँ कि आप जब इतना ज़्यादा ये कटौतियाँ करेंगे तो करप्शन कहाँ जाएगी? आप मुझे बताएं कि अफसरान फिर ये करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व नहीं होंगे और जो जीडीपी का हाल है उसके बाद जो है अनएम्प्लॉयमेंट, नौकरियां जो हैं वो मुश्किल में डाल दें, वो नहीं करेंगे। वो सिस्टम ना पीछे आपने बनाया ना इन्होंने बनाया, किसी ने नहीं बनाया। एहतसाब के सिस्टम में भी अफसरान बैठे हैं। देखिए एहतसाब के सिस्टम में भी अफसरान बैठे हैं ना, तो उनकी तनख्वाहें आप काटेंगे तो वो रिश्वत ही लेंगे ना, ऑटोमेटिक आउटकम है ना। आप किस किस्म का प्रोफेशनलिज्म शो कर रहे हैं? अभी उन्होंने रिसेंटली फाइबर ऑप्टिक का क्रेडिट लेने की कोशिश की है। फाइबर ऑप्टिक्स का जो इनॉग्रेशन थी वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने की थी। अगर करप्शन इतना करप्शन के बारे में इतना ज्यादा जो है ये ढंढोरा पीटते हैं और पिछली हुकूमतों को कहते हैं कि उन्होंने सबसे ज्यादा करप्शन किया, तो फिर चलो क्रेडिट भी दे दें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को कि उन्होंने काम कितने किए। तो माय पॉइंट इज कि हमें इस बात से कोई इंटरेस्ट नहीं है कि पिछली हुकूमतों ने क्या किया। हम आलिया हमजा साहिबा से ये पूछ
पूछना चाह रहे हैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं। नहीं, पिछलों का भी हिसाब होना चाहिए, ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पिछलों का हिसाब ही ना, पिछलों का हिसाब भी होना चाहिए, इस गवर्नमेंट का हिसाब भी होना चाहिए, लेकिन चूंकि ये गवर्नमेंट सिटिंग गवर्नमेंट है, इसका पहले जरा हिसाब ज्यादा बनता है, चूंकि ये मैंने ये नहीं कि एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट से प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा जॉब होना चाहिए। सादा बिल्कुल, मैं सवाल आपकी बात किया को सेकंड कर रहा हूं। मैंने ये कहा है कि अगर आप पिछली हुकूमतों का, तो आप कह रहे हैं ना नैब जो है वो इंडिपेंडेंट है, वो कर रही है, तो वो तो एक तरफा कार्रवाई कर रही है। आप अपनी हुकूमत की करप्शन बताएं और उसको हमें ये बताएं कि उनको अकाउंटेबल किसको ठहराया जाए। चले, मुझे एक मुख्तसर ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो शर्मिला फारूकी साहिबा से जानेंगे, ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बात कर रहे हैं कि सड़कों पे निकलना पड़ा तो आखिरी हरबे के तौर पर सड़कों पर भी निकलेंगे और घसीट के निकालेंगे प्राइम मिनिस्टर को, ये बयान किस पिराए में दिया गया है, वे करना क्या चाह रहे हैं, बातों की ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक टू शो नाज़रीन। शर्मिला फारूकी साहब, ब्रेक से पहले जो मैंने शॉर्ट सुनाया था बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, वो ये कह रहे थे कि आखिरी हरबे के तौर पर हम सड़कों पर निकलना पड़ा तो निकलेंगे, कोरोना की परवाह भी नहीं करेंगे, और इमरान खान साहब को घसीट के निकालना पड़ा तो प्राइम मिनिस्टर उसे घसीट के निकालेंगे। ये क्या करने जा रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं? समर साहब, पहले मैं कुछ चीजों का जवाब तो दे दूं, फिर मैं आपके सवाल का जवाब देती हूँ। मतलब ये जो पीटीआई वाले हैं ना, मैं क्या एक शेर पढ़ती हूँ, ये रहबर हैं किसी को बाखबर होने नहीं देंगे, ये रहबर हैं किसी को बाखबर होने नहीं देंगे, गुजर जाएगी शब लेकिन सहर होने नहीं देंगे। ये इतनी महारत और डटाई के साथ गलत बयानी करते हैं कि इनको खुद भी जरा सी भी किसी किस्म की कहीं से भी शर्म नहीं आती। अब ये मोहतरमा फरमा रही हैं कि एफबीआर ने टारगेट अचीव कर लिए, ये टैक्स कलेक्शन में इजाफा हुआ है। अरे भाई, मुल्क की तारीख में ये तो मतलब ये बच्चा अब जानता है कि मुल्क की तारीख में पहली 4 दफा रिवाइज हुआ है कि पिछले 2 साल से एफबीआर जो है अपने हदफ अचीव ही नहीं कर पाया है। और सोने पे सुहागा ये है कि इनके पिछले जो एफबीआर के चेयरमैन थे वो 600 बिलियन के गैर कानूनी टैक्स रिफंड भी दे गए और कोई पूछने वाला नहीं है। मतलब ये करप्शन की हद है 600 बिलियन। एक तो एफबीआर अपने टारगेट अचीव नहीं करा, फिर इन्होंने सिंध के बात की है। अरे भाई, ये भी एक रिकॉर्ड का हिस्सा है कि सिंध की जो टैक्स कलेक्शन है वो जनाब 8% ज्यादा हुई है, डिस्पाइट द फैक्ट कि हम कोविड के अंदर हैं, हम एक पेंडेमिक के अंदर हैं, लॉकडाउन हुआ है, 8% ज्यादा टैक्स कलेक्शन हुई है। कम से कम कोई बात करें तो थोड़ा, लेकिन ना मतलब ये है कि पढ़े लिखे जरा सा पढ़ के आ जाएं तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा टाइम लगता है। इतनी बड़ी फाइलें लेके बैठी हैं आलिया अफजल साहिबा सामने, मैं यही तो कहती हूं, फाइलों का बड़ा प्लंदा लेके बैठी है सामने डॉक्यूमेंट्स का। सिंध असेंबली में बैठी है, सिंध असेंबली का पहले जवाब सुन लें, पहले जवाब सुन लें। जी बात करें आप जवाब दें। बात ये है कि आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट पाकिस्तान के अंदर जब आप आए थे 2018 के अंदर तो 5.7% आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, आज आपका 9% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट है, मैंने नहीं लिखी, इन्होंने लिखी है। मैं रिपोर्ट जनवरी 2019 से लेके जनवरी बात करें, मैं जवाब देती हूं, वो नौकरियों से बर्खास्त हो चुके। नहीं, ये चीजें सुनने की बात है क्योंकि आप तो नए अच्छे पाकिस्तान से हैं जहां आपने नौकरियां देनी थी, आपने 50 लाख घर देने थे, आपने 90 दिन में करप्शन का खात्मा। क्या वो नुक्ता आ गया कि फिर इमरान खान साहब को वज़ीर-ए-आज़म को निकाला जाए वज़ीर-ए-आज़म हाउस से? एक सेकंड, वो कंपनी जिसने पेशावर की बीआरटी बर्बाद की और इनकी जो स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट है कि 7 अरब रुपए का इसमें घपला हुआ है, जिसमें ये सुप्रीम कोर्ट गए और स्टे ऑर्डर ले आए पेशावर हाई कोर्ट के खिलाफ, उस कंपनी को 3 बड़े बड़े ठेके वफाक ने दे दिए। वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी, उसने टेंडर में पार्टिसिपेट भी कैसे किया? बड़ी मजे की बात है। ये करप्शन नहीं है तो क्या है? इसका जवाब ये आपको नहीं देंगे। ये पहुंच जाएंगे मेरे बाप पे, जरदारी साहब के बाप पे, बिलावल साहब के बाप पे, सब पे पहुंच जाएंगे, लेकिन ये जवाब नहीं देंगे बिकॉज इनके पास जवाब नहीं है। और हमें भी मालूम है कि जवाब नहीं है, लेकिन हम पूछते जरूर रहेंगे, हम इनको अकाउंटेबल जरूर करेंगे। अब आ जाते हैं बिलावल साहब की आज बात के ऊपर, जो उन्होंने कहा कि बिल्कुल निकलेंगे जी सड़कों पे। इस तरीके से आवाम को इनके हाथों रोलने नहीं देंगे। कब तक? मतलब आप मुझे बताइए, पंजाब में आटा नहीं है, अरे छोड़ दें बाकी सूबों को, वहां तो आपके बुज़दार साहब बैठे हुए ना बेचारे, कठपुतली सही लेकिन है तो आपके वजीर आला, हैंड पिक्ड बेचारे मासूम।
आज पंजाब में आटा नहीं है, ये माइजा बैठी इनसे पूछ लें, पंजाब में आटा नहीं, छोड़ दें बाकी सूबों को, सिंध को भी छोड़ दें, लेकिन वो बलूचिस्तान को भी छोड़ दें। नून लीग तो इस मामले में आपको सपोर्ट ही नहीं कर रही है बाहर निकलने पे, और वज़ीर-ए-आज़म हाउस से इमरान खान को बाहर निकालने के मामले पे नून लीग तो साथ ही नहीं आपके। समझ आपको किसने कहा है? बिल्कुल नहीं है। 55 करोड़ रुपए का टीका लगा दिया और बंद भी कर दिया, 55 करोड़ रुपए का टीका लगा दिया और बंद भी कर दिया। आपके असद उमर ने कहा था जून 15 को कि हम 1 लाख टेस्ट डेली करेंगे। कल की तारीख में सिर्फ पूरे पाकिस्तान में 23,000 टेस्ट हुए, जिसमें से 11,000 सिंध ने किए। आप टेस्टिंग कम करके लोगों को बताना चाह रहे हैं कि कोविड चला गया आपके मुल्क से, आप लोगों को बेवकूफ बनाना चाह रहे हैं। तो अस्पतालों पे लोड जो कम हो गया है, अस्पतालों पे लोड जो कम हो गया, शर्मिला फारूकी साहिबा, अस्पतालों पे लोड भी तो कम हुआ है, अमवात भी तो कम हुई है। सर मुझे जवाब हाँ, आपको तो पता ही नहीं है कि अमवात कितनी हो रही है, क्योंकि आप तो रिकॉर्ड ही नहीं रख रहे। जो बेचारे गांव देहातों के अंदर मर रहे हैं, वहां तो ना टेस्ट हो रहा है, ना कोई उनसे पूछ रहा है, ना कोई उनकी ऑटोप्सी कर रहा है, कुछ भी नहीं। सही है, ठीक है। टेस्ट कम कर दिए, आपके केसेस कम होना शुरू। अच्छा, ये मुझे सड़कों पर निकलने की जरा कोई रेड लाइन बता दें, कब निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, और साथ कौन होगा? पीएम आपके साथ है या नहीं इस मामले में? मौलाना साहब तो नजर आ रहे हैं साथ। सड़कों पे हम निकलेंगे अगर इसी तरीके से हालात और कब निकलेंगे? मुझे आप एक बात बताइए, 3 दिन पहले इमरान खान साहब अगर इतनी तरक्की आपका मुल्क कर रहा है और हर चीज इतनी सोना सोना चल रही है, तो मुझे बताइए इमरान खान साहब क्यों नाराज हुए अपने वज़रा पे? क्यों उनको तीसरी वार्निंग दी है? ये तीसरी वार्निंग है 2 साल में, क्यों? मैंने तो नहीं दी ना, इनके लीडर ने, इनके वज़ीर आज़म ने दी है। इन अपनी वफाकी वजारतों को कि अपना किबला दुरुस्त कर लो और काम करो, तो नहीं करना, नहीं कर सकते, घर चले जाओ। मेरे वज़ीर आज़म नहीं, आपके वज़ीर आज़म है, ठीक है, पीटीआई के वज़ीर आज़म। चले, जवाब आपका आ गया, ठीक है। माइजा मीसा जरा उसने क्विकली ले लूं कि वो कह रही है कि हम तो साथ हैं इस मामले में, बिलावल साहब के साथ हैं, आपकी तरफ आते हैं दोबारा। वो कैसे आप साथ हैं? मौलाना साहब आपसे गिला कर रहे हैं कि आप लोग साथ नहीं आ रहे, और पिछले हफ्ते भी मौलाना ने कहा कि हमारे गिले शिकवे मौजूद हैं पीएमएलएन के साथ। वो गिले शिकवे इसी वजह से हैं कि वो कहते हैं मुझे धरने के मामले पे धोखा दिया गया है। बिलावल साहब लाहौर जाते हैं, वहाँ शहबाज शरीफ साहब उनसे इवन वीडियो लिंक पे भी बात करने को तैयार नहीं होते। ये सारे मामलात इतनी ज्यादा आपकी आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग एग्जिस्ट करती है, कैसे आप निकलेंगे एक साथ? या आप कह दें कि हम निकल रहे हैं साथ पीपल्स पार्टी के? समर, मिसअंडरस्टैंडिंग बिल्कुल नहीं है। बिलावल साहब लाहौर गए हैं, शहबाज शरीफ साहब का उनको फ़ोन गया है, उन्होंने कहा है कि आपस में ये मीटिंग करेंगे सारी पार्टीज़ लाइक माइंडेड, और फिर डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। और सड़कों पे आने की, जहाँ तक सड़कों पे आने का ताल्लुक है, तो आवाम पहले ही सड़कों पे आने के लिए तैयार है और हम उनके साथ हैं। लेकिन हम पार्टी, हर पॉलिटिकल पार्टी को साथ लेके कंसेंसस के साथ चलेंगे, और जिस हद तक महंगाई हो गई है और जिस हद तक आवाम का गला घुटा जा रहा है, पर्टिकुलरली पंजाब में, और बाकी साउथ पंजाब का जो हाल, एग्रीकल्चर का डिबेट आप पार्लियामेंट में सुन लेते तो आपको, आपकी आंखें खुल जाती। तो इस सब कुछ को मद्देनजर रखते हुए हम सब पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं इकट्ठे जो हैं इस चीज को डिसाइड करके हम बाहर निकलेंगे, और ये कोई इसमें ये मिसकंसेप्शन जो है ये दूर कर लें कि कोई यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग है। ठीक है। अच्छा, बिफोर आई गो टू आलिया हमजा मलिक, आज जो एक मामला पिछले हफ्ता पूरा हम देखते रहे, सुनते रहे, कौमी असम्बली के अंदर भी उज़ैर बलोच का 164 का बयान बहुत ज़्यादा डिस्कस हुआ, गुजरा लेकर आए अवाम के अंदर, और इसी पे तकिया किया जाता रहा। नेमिंग एंड शेमिंग भी इसी बयान की सूरत में होती रही, इसी बयान की बेसिस पे होती रही। आज उज़ैर बलोच की पेशी थी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में अरशद पप्पू कत्ल केस में, और उसमें उज़ैर बलोच की तरफ से जो बयान दिया गया अदालत के अंदर जज के सामने, उज़ैर बलोच का यह कहना है कि वो अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूँ मैं बेगुनाह हूँ। उज़ैर बलोच ने यह भी कहा मैंने कोई कत्ल नहीं किया, मेरा कोई 164 का बयान रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। यानी वो बिल्कुल मुकर गया कि मेरा 164 का बयान रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, एग्जिस्ट ही नहीं करता। मजिस्ट्रेट ने गलत बयानी की, मेरे साथ जालसाजी हो रही है, और इस पर फिर मुतलका जो जज साहब थे उन्होंने कहा कि जो बयान यहाँ आप दे रहे हैं हाई कोर्ट में, इससे भी आपने मुकर जाना है। बहरहाल इस पर आलिया हमजा मलिक साहब, ये जो 164 के बयान पे बहुत ज़्यादा हमने देखा पिछले हफ्ते हंगामा रहा, आज वो मुकर गया है इस बयान से कि भाई ये मैंने बयान दिया ही कोई नहीं है। अच्छा समर, अब मुझे ना उतना ही टाइम दीजिएगा जितना आपने दिया है 2-2 दफ़ा, अब मुझे दोनों का टाइम चाहिए। मैं सबसे पहले तो शर्मिला फारूकी ने शेर सुनाया, मुझे भी शेर ही सुनाना चाहिए, तो मैं उनको शेर सुना देती हूँ। हमें किस ज़र्फ के किरदार के किस्से सुनाता है, हमें किस ज़र्फ के किरदार के किस्से सुनाता है,
तुझे ए शहर हम भी जानते हैं एक जमाने से। ये तो शर्मिला बीबी के लिए। अब एक शेर जो है वो माइजा हमीद साहिबा पे भी नहीं, वाजिब हो गया, उन्होंने भी सुनाना पड़ेगा आगे जाके अपने। मैं उनके साथ उनको मैं माफ कर देती हूँ, उन्हें पता है उनके साथ। चलिए उज़ैर बलोच पे आ जाए जरा। मैं उज़ैर बलोच पर भी आ जाती हूँ, ठीक है। अब ये आ जाए जी, इन्होंने सारे फिगर्स भी बताए। मेरे ख्याल में तो मैं यकीन माने आज बिलावल से लेकर मैं इनकी पूरी पार्टी को कहती हूँ, प्लीज कहीं सुनी बातों पर ना जाया करें, पढ़ा करें। जिस तरह रिपोर्ट पढ़ के जो कान में फूंक देते हैं, इनके भी आकर दे देते हैं, ये उस पर आ जाते हैं। बुरी बातें हमें अच्छा नहीं लगता, नेशनल टीवी पर बैठकर आप हमसे अपनी इंसल्ट करवाएं। आज है उज़ैर बलोच के ऊपर नारा था पीपल्स पार्टी का, रोटी कपड़ा मकान। अब मैं कहती हूँ उनका नारा है कत्ल भत्ता और आयान, कत्ल भत्ता और आयान, ठीक है। शायराना हो गया आज का। जी 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 बिल्कुल। आ जाए इसके ऊपर, ये जो हमें अभी सुना रही थी ना, बीबी सुना रही थी कि कोविड से क्या हुआ, उसके ऊपर अभी मैं लंबी बात करूंगी क्योंकि जीआईटी पे मेरे पास बहुत कुछ है, मैं वो बात करती हूँ। अब आज एक रिपोर्ट आई, जिस रिपोर्ट को ब्लूमबर्ग ने, अल जजीरा ने, स्काई न्यूज ने, टाइम ने, हर किसी ने ऑक्सफैम की रिपोर्ट को कहा और कहा क्या, हंगर कुड किल मिलियंस मोर देन कोविड-19 वॉर्स ऑक्सफैम। और उसमें कहा क्या गया कि नए जो आपके हॉटस्पॉट्स हैं हंगर से, वो इंडिया और ब्राजील हैं, पाकिस्तान नहीं है। यही प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का विजन था, जो इन लो आईक्यू लोगों को समझ नहीं आएगा। ये कोविड का जवाब हो गया। आज कोविड पे मेरा आपसे सवाल है, कोविड पे मेरा आपसे सवाल है, जो टेस्टिंग है, फिर जब टेस्टिंग ही कम कर दी तो उस पे वो कह रहे हैं कि आप आर्टिफिशियली कर्व को पैटर्न कर रहे हैं। मेरी एक बात सिंध जो है वो पंजाब की निस्बत छोटी आबादी, कम आबादी वाला सूबा है, वहां पे 12,000 टेस्ट हो रहे हैं पर मिलियन। पंजाब जो है वो कई गुना बड़ा सूबा है, वहां पे 5,427 टेस्ट पर मिलियन। की बड़ी लंबी चौड़ी बात हो जाएगी। ये तो वो कह रहे हैं वो तो कह रहे हैं जानबूझ के आप कह रहे हैं वो कंटेस्ट कर रहे हैं आपके सामने। वो बड़ी सियासत, राशन से लेकर टेस्ट से लेकर हर चीज से लेकर पेज से लेकर वो हर बात पे सियासत कर रहे थे, हर बात उनके उस पर आती है। ये एक रिपोर्ट, वो जो बिलावल साहब लहरा लहरा कर कहते थे ना कि भूख से लोग नहीं मरते, कोरोना से बचा लें, ये आलमी इदारों की रिपोर्ट उनके लिए काफी है। उनकी ना इल्मी वो जो नालायकी है ना, वो इन्हीं से शो हो जाती है। उज़ैर बलोच पर आ जाए सर, उज़ैर बलोच पर आ जाए। मैं असल में मैंने बड़ी लंबी चौड़ी बात करनी है, इसलिए मैं कहती हूँ सर, मुराद सईद साहब आते हैं, आपने भी देखा नेशनल असेंबली में आते हैं, वो सिर्फ एक कन्फेशनल स्टेटमेंट, यही 164 जिसको हम कह रहे हैं निगेट कर रहे हैं, वो पढ़ना शुरू करते हैं। क्या होता है वहां से, एक हमारी पीपल्स पार्टी की एमएन ने उठा के वो एक मारती है हेडफोन मुराद सईद को। मैं तो कहती हूँ सुन ले कानूनी माहिरीन कहते हैं कानूनी हैसियत ही नहीं रहती। अब वो कागज में टुकड़ा रह गया। सर मुझे आप जो उसने कत्ल किए उससे कोई इनकार नहीं है, सर बिल्कुल किए। सर मेरी तो सुन ले, जो 164 का बयान है वो कागज का टुकड़ा रह गया। मैं तो 164 पे आई नहीं रही, 164 का बयान ही मुराद सईद ने पढ़ा था ना वहां पे। मेरी तो सुन ले जी जी, 164 कुछ नहीं था, मैंने मान लिया, आपने भी कह दिया, ठीक है। मैं नहीं कह रहा अदालत कह रही है, जो कानून कह रहा है। सर मैं सिर्फ इतना कहती हूँ, आपको पसंद नहीं है कोई बात मैं करती हूँ, कानून को आप ये मग उठाकर मुझे मार देंगे? बिल्कुल नहीं मारूंगा। तो ये क्या किया नसीबा चन्ना ने? 164 तो कोई मसला नहीं था, 164 तो आपको ऐसी क्या उसमें बुरी बात लगी? हिट किया जाके उस बयान में, इसलिए उन्होंने रिएक्शन में उठा के, जैसे 10% ने हिट किया था ना और गला दबाने पर आ गए थे, बिल्कुल इसी तरह उन्होंने कहा जो मेरे हाथ में उठा के मार दो। मैं तो कहती हूँ मुराद सईद की किस्मत अच्छी थी, ये तो रॉकेट लॉन्चर्स और हैंड ग्रेनेड चलाते, वो सिर्फ हेडफोन था उस दिन उनके पास। कहां चलाए? ये सारी जीआईटी रिपोर्ट कह रही है, पहली रिपोर्ट सर, जीआईटी रिपोर्ट, एक रिपोर्ट तो सिंध हुकूमत ने जारी किया है विद सिग्नेचर ऑफ द हेड ऑफ द जीआईटी, उसमें तो कोई जिक्र नहीं है कि पार्टी क्या है। उसके अंदर क्या है? गैंग वॉर, भत्ताखोरी का जिक्र ही नहीं, सारे सर जराइम तो वही है ना, जराइम हुए लेकिन इनका जिक्र नहीं। जो लिंक आप जोड़ रही है वो उसमें है ही। बात तो सुन लेना, मैंने कह दिया आपका कोई लिंक नहीं है, लेकिन आपको मुझ पे इतना गुस्सा आया, आपने उठा के ग्लास मार दिया। नहीं वो तो गलत। जराइम मैंने देखे, कहा जराइम का जिक्र, जराइम तो मान रहे हैं ना कि भत्ताखोरी होती रही, जराइम तो मान रहे हैं कि 14 शुगर मिल्स मिली, किसको मिली? आसिफ जरदारी को, या आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूं। फिर क्या हुआ? पुलिस वाले किसकी मर्जी से रखवाए गए? 500 लोग, किसको फायदा पहुंचा? बेनिफिशियरी कौन है? मैं ये भी बात नहीं करी। सर मुझे ये बता दें, अब इससे भी नेगेट कर दे, मैं तो नहीं कह रही। एक्सप्रेस टीवी 2016 को कहता है, कादिर पटेल की स्टेटमेंट है जो आज वहां खड़े कह रहे थे कि उन्होंने कहा कि उनका क्लोज कांटेक्ट था उज़ैर बलोच के साथ, ठीक है। अब ये मेरे पास एक्सप्रेस की, अगर आपने दिखाना चाहे तो ये एक्सप्रेस पे सारे उनकी चल रही है,
फिर आप आ जाएं 31 जुलाई 2016, नबील गबोल साहब स्पोक पर्सन है, वो क्या कहते हैं, सिंध पुलिस इज रिफ्यूजिंग टू साइन द उजैर बलोच DIT रिपोर्ट। मैं नहीं कह रही, पीपल्स पार्टी का जो स्पोक पर्सन है वो कह रहे हैं। वफाकी इदारों के तो सिग्नेचर्स हैं ना, कुछ दिन वफाकी इदारों के सिग्नेचर्स जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं। स्टेटमेंट्स बता रही हूं, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग। ARY पे वो आकर कहते हैं GIT रिपोर्ट बाय सिंध इज इनकम्प्लीट। मैंने नहीं कहा, नबील कबूल साहब ने कहा। 2013 को वो ये कहते हैं PTI वन द प्रोविंशियल सीट फ्रॉम लियारी, बट उजैर बलोच ने ठप्पे लगाकर पीपल्स पार्टी को जिता दिया। आप लोग भी कहते हैं ना, ये जो गुस्सा आप कह रही हैं असेंबली के अंदर आ गया था, ये गुस्सा तो मुराद सईद को भी आ जाता है। मैं नहीं कह रही, ये गुस्सा तो मुराद सईद को भी आ जाता है, सवाल पूछते थे, आज वो सवाल उठा रहे हैं। नबील गबोल साहब कह रहे हैं किनके साथ बैठ के, शर्मिला फारूकी के साथ। नहीं सर, इंपॉर्टेंट है, ये रिकॉर्ड पे आ सर चुकी है। मेरी बात सुने, मैं नहीं आपको अमन का सफीर बना रही, मैं आपको पीस अवार्ड नहीं दे रही, बिल्कुल कौन दे रहा है? पिछले हफ्ते ये चीजें आ चुकी हैं सारी रिकॉर्ड के ऊपर, वो सारा रिपीट हो रहा है। आपने फातिमा भुट्टो की ट्वीट देखी होगी, फातिमा भुट्टो ने क्या कहा है वो भी रिपीट नहीं हो रहा। फातिमा भुट्टो की ट्वीट देखिए, फातिमा भुट्टो कजिन किसकी है, उन्होंने क्या कहा, मेरे वालिद को कत्ल करने वाले पुलिस अफसर को, ये सारी चीजें इनके साथ रिलेट होती हैं। मेरी एक बात बाकी लोगों की काफी पड़ी, जो जरदारी साहब दिल से निकल कर आए हैं ना, अच्छा चलें ठीक है, और फजलुर रहमान के साथ उन्होंने मुलाकात की है, यही सब कुछ है। अच्छा आपने और आज की फ्रस्ट्रेशन बिलावल साहब की, जो वो प्राइम मिनिस्टर के लिए कह रहे, यही फ्रस्ट्रेशन। एक फ्रस्ट्रेशन का जिक्र मैं भी जरा आपके सामने कर दूं। मुराद सईद का आपने जिक्र किया कि उन्हें एक MNA ने उठा के माइक पे मारा था, तो यही मुराद सईद है। इनसे तकरीबन 1.5 साल पहले एक इंटरव्यू मैंने किया। उस इंटरव्यू में आज मुराद सईद तो कह रहे थे कि जमहूरियत का हुस्न है कि उसमें सवालात किए जाते हैं और जवाबात भी देने पड़ते हैं। तो इन्हीं मुराद सईद साहब से जब मैंने 2 सवालात किए थे कि मुराद सईद साहब ये बता दें कि आपसे साथ कौन से लोगों ने NRO मांगा, और दूसरा सवाल मैंने उनसे यह किया था इंटरव्यू के दौरान कि मुराद सईद साहब आप ये बता दें कि वो $200 अरब जिनकी आप कहानी बहुत ज़्यादा इलेक्शन कैंपेन में सुना रहे थे कि हम वापस लेकर आएंगे, चले ये बयान तो इसाक डार ने दिया था कि वहाँ पढ़े हैं, लेकर आने का बयान आपने दिया था, ये कब लेकर आएंगे? तो इस पर वो इतने ज़्यादा सीख पा हो गए थे, इतने गुस्से में आ गए थे और मुझे कहने लगे कि आपने ये सवाल क्यों पूछा मुझसे। तो ये आज वो कह रहे थे जमहूरियत का हुस्न है, तो ये सवाल पूछा जाना चाहिए। कल को वो इस बात से बड़े सख्त नाराज हो गए थे, तो वो उन्हें भी हिट किया जाके सीधे। बहरहाल मैं जरा इस पे जवाब ले लूं, काफी तवील बात आपकी हुई है। उजैर बलोच ने, मैं सवाल पूछ रही थी शर्मिला बीबी से जवाब दें। उजैर बलोच का हेड मनी और उसके मुकदमात सिंध हुकूमत ने क्यों खत्म किए? ये अली जदी की जायटी रिपोर्ट कह रही है जो मुस्तनद नहीं है। सर एक सेकंड, नहीं उसकी रिपोर्ट नहीं कह रही, अली जदी वर्जन ऑफ जायटी रिपोर्ट कह रही है जो मुस्तनद नहीं है। सिंध गवर्नमेंट की तरफ से इशू हुआ है, टाइम बड़ा कम है, ये सारी चीजें चल चुकी हैं। ये शर्मिला फारूकी साहब, यू हैव अ लॉट टू रिस्पॉन्ड। ये देखिए बात पता है क्या है, ये बेचारे अपनी किसी भी जो इनसे पूछा जाएगा ना सवाल, चीनी के ऊपर, आटे के ऊपर, जहांगीर तरीन के ऊपर, BRT के ऊपर, जो भी आप इनसे सवाल पूछते हैं, GIT पे बात ये नहीं जवाब देंगे, ये नहीं जवाब देंगे भाई। अब सवाल उन्होंने आपसे कर लिए हैं बहुत सारे। GIT पे बात करें आप, नहीं ये बात, ये लंबी बात होगी, अपनी बात पर आए। हम तो पुराने पाकिस्तान से हैं ना, हम तो हैं गंदे लोग, हमें छोड़ दें। हमें आप जेल में भी डालें, जरदारी साहब को भी जेल में डाला आपने, फरियाल बीबी को भी डाला आपने, नवाज शरीफ को भी डाला आपने मतलब मीडिया के लोगों को भी डाल दे, किसी को नहीं छोड़ा। जो यहाँ मुंह खोलता है उसको नैप का नोटिस मिल जाता है या उसको बालों से पकड़ के जेल में डाल देते हैं, वो छोड़ दें। आप सिर्फ ये बता दीजिए कि 2 साल में आपकी क्या कारकर्दगी रही है। आपके खुद के वजीर आजम 2 दिन पहले अपने वज़रा की खुद बात पुश करते हैं और कहते हैं नहीं काम कर सकते तो घर चले जाओ। ये आपके वज़ीर आज़म कह रहे हैं, मेरे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब नहीं कह रहे। दूसरी मजेदार चीज ये है कि ये जब बात करते हैं ना तो इनके पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं होता। आप मुराद सईद से पूछ लें, आप इनसे, आप इनके किसी वज़रा से पूछ लें, मुझे जवाब ये अपनी ही रिपोर्टें पढ़ लें। मैंने आपसे पहले भी कहा ना, ये इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान पढ़ लें, ये पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स पढ़ लें, ये वो JIT पढ़ रही हैं, आलिया साहब JIT पढ़ रही हैं, बुक्स भी लाई हूं, ये पढ़ा देती हूं आपको, मेरे पास बहुत कुछ है पढ़ाने को। लेकिन इनको बिल्कुल शर्म नहीं आती कि जहरा शाहिद कातिलों के साथ ये काबीना में बैठे हुए हैं। वो जहरा शाहिद जिन्होंने इस पार्टी को अपना खून दिया, ये भूल गए जहरा शाहिद को, ये भूल गए उसके कातिलों को। वो तो बानी एमकेम वाली वो एमकेम तो अलग हो गई है, वो एमकेम तो न्यूट्रलाइज हो गई है। ये नया फेस है एमकेम का। ये पीर कॉलोनी बहादुराबाद नाम रखने से ये एमकेम साहब भूल नहीं जाएगी, ये वही एमकेम है।
ये वही चलें। है जिसकी मिलिटेंट विंग भी है, ये ठीक है, वही बहुत शुक्रिया। है जिसको आज ये बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, आज की शो में इतना, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।